कहीं से भी ठीक नहीं है। अब रास्ता बदलते हैं, विषय बदलते हैं। चुनाव जिसकी गहमा-गहमी है। लोकसभा चुनाव के 6 फेज पूरे हो चुके हैं और आखिरी फेज यानी कि 7वां चरण अब बाकी रह गया है। 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए हर दल में पूरी ताकत के साथ लोगों को अपने पक्ष में करने की बेचैनी दिख रही है। सारे दांव आजमाए जा रहे हैं, रणनीति साधी जा रही है। अब तक अगर कोई कोर कसर बाकी रह गई है तो उसको भी पूरा कर लिया जाए, इस लिहाज से आखिरी दौर का कोहराम दिख रहा है। इस पूरे चुनावी शोर, गहमा गहमी और जितनी धूप इन दिनों आपको दिखती है उससे तेज और कहीं ज्यादा गर्म चुनावी माहौल है और उसमें एक व्यक्ति के चारों ओर पूरा चुनाव या पूरी चुनावी जंग सिमटी हुई है। वे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक व्यक्ति जो रोज हजारों किलोमीटर का चक्कर लगा रहा है, सुबह से रात तक रोड शो, रैलियों, इंटरव्यूज और चुनाव प्रबंधन में खुद को झोंके हुए हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्दा कोई भी हो, उनकी कोशिश बस यही रहती है कि ब्रांड मोदी को आप डैमेज कीजिए। इसके लिए तमाम तरह के नैरेटिव तैयार किए जाते हैं और किए जाते रहे हैं और आगे भी जब तक ये चुनाव चलता है आप देखेंगे। दूसरी तरफ एनडीए है जिसके हर उम्मीदवार की जीत की सबसे बड़ी गारंटी नरेंद्र मोदी है। कुल मिलाकर के चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी सत्ता में या नरेंद्र मोदी सत्ता के बाहर, यह पूरा नारा, पूरा नैरेटिव, पूरी लड़ाई नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द है। आज हम एनडीए के स्टार कैंपेनर के तौर पर नरेंद्र मोदी की लगातार यात्राओं, रैलियों और धूप उमस के बावजूद अंत तक चलते जाने और अब दावे दमखम को तनिक भी मध्यम नहीं होने देने कि नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है या उनका जो कौशल है वो इस चुनाव में कितना असर डालेगा। नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव नतीजों में कितने बड़े ब्रांड के तौर पर उभरेंगे। एनडीए सत्ता में लौटता है तो नरेंद्र मोदी ब्रांड की उसमें कितनी बड़ी भूमिका होगी और एनडीए को नुकसान होता है तो नरेंद्र मोदी ब्रांड के चलते कितना, इस बात को लेकर के चर्चा सबसे ज्यादा है। यह अपनी तरह का इकलौता और अनूठा चुनाव है। इसलिए आज हम चर्चा में कुछ खास मेहमानों को शामिल किए हुए हैं जो भारत की राजनीति को बहुत लंबे समय से जानते समझते रहे हैं। उनसे चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं या कुछ घटनाएं बता दूं ताकि चर्चा को हम सही राह पर लेकर के जा सकें। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रैलियां की। दोनों ही रैलियों में भारी भीड़ जुटी। भयानक गर्मी में भी दिल्ली वालों का जोश हाई था। 22 मई को दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। उस दिन दिल्ली का टेम्परेचर था 43.4, लगभग 43.5 डिग्री। बावजूद इसके रैली में भारी भीड़ जुटी। लोगों की जुबान पर मोदी के नारे थे और पूरे भारत में नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जहां जहां भी यात्राएं की हैं, अब तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। जितनी दूर तक का शामियाना तना रहता था उससे कहीं दूर तक लोग पसरे पड़े रहते थे और गर्मी 43, 44, 42, उमस बहुत ज़्यादा। लेकिन नरेंद्र मोदी एक रैली से दूसरी रैली, दूसरी से तीसरी, एक रोड शो से दूसरी रोड शो। यह जो नरेंद्र मोदी के भीतर आप पैशन कहें या एक बेचैनी है, एक जिद है, एक जुनून है जो दिखता सा है, उसके मायने क्या है यह भी जानना समझना जरूरी है। इसलिए इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर कहां है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं आलोक मेहता जी जो एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ के, शिखा मुखर्जी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेंकट नारायण आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ए.के. झा आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मयूर पारीख। महाराष्ट्र की राजनीति को मयूर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मयूर, मेरा सवाल पहले आपसे है, महाराष्ट्र को लेकर के अभी सबसे ज़्यादा सवाल है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां के नतीजों को लेकर के अलग अलग राय है।
बाकी देश में मोटे तौर पर आप एकमत या सहमत लोगों को पाएंगे। यह जो दोनों धड़े हैं, शिवसेना का पुराना, शिवसेना का नया, एनसीपी का पुराना, एनसीपी का नया, जो दो सिरे बने हैं राजनीति में, उसमें नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी जब खड़ा होते हैं तो आप किसका पलड़ा भारी पाते हैं और कहां तक? देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव में आप लिख लीजिए इस बात को कि नतीजे जब आएंगे तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उभर कर सामने आएगी। इफ एंड बट बहुत ज्यादा हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में कटघरे में खड़ा किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी का विभाजन हुआ, जिस तरीके से शिवसेना का विभाजन हुआ, ऑपरेशन लोटस चला, इसकी वजह से बीजेपी की छवि जो है वो धूमिल हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोगलेपन का आरोप लगा है। लेकिन हमने जब चुनाव में वोट पड़ते हुए देखे, हम जब फील्ड पे थे, कई जगहों पर गए, तो ब्रांड नरेंद्र मोदी जो था वो इंटैक्ट दिखा। लोग ये बता रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं, कल नहीं है, तो उनकी जगह पे कौन? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। और यही बहुत बड़ी वजह है कि वो तमाम लोग जो अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहते, वो हारी हुई पार्टी को अपना वोट नहीं देना चाहते, वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एक हो गए। जो ठाकरे भक्त हैं सरनेम के, जो पवार भक्त हैं सरनेम के, जो मराठा भक्त हैं, उन्होंने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। वो सभी कोई अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ लिया। लेकिन है वो वोटर डट कर खड़ा रहा। बहुत सारा डेटा इस समय हमारे पास आया हुआ है, जो डेटा ये बताता है कि कई सारे रूरल पार्ट्स में महिलाओं की अधिक वोटिंग हुई है। महिलाओं की अधिक वोटिंग होने का इंडिकेशन ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पे इन जगहों पर बढ़त बनाएगी। तो मेरा आकलन ये है कि बीजेपी नंबर 1 होगी महाराष्ट्र। मयूर कह रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 और नरेंद्र मोदी का फैक्टर जो है वो लोगों के बीच में है। और कई बार मैंने भी महसूस किया है कि जो स्थानीय उम्मीदवार है या सांसद जो बीजेपी का है, उससे नाराज़गी है इंसान की, लेकिन वो वोट जा करके देता है बीजेपी को, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है वहाँ से हटाना। बंगाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है और बंगाल से बीजेपी बहुत उम्मीद कर रही है। ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा के रखा हुआ है। पिछली बार के चुनाव में 18 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी, 22 ममता बनर्जी के पास थी। इस बार शिखा मुखर्जी, बंगाल चूँकि बहुत सारे मुद्दे बंगाल में इस बार रहे हैं, संदेश खाली प्रोमिनेंटली रहा है। महिलाओं का वोट परसेंटेज या बाकी राज्यों के मुकाबले आप देखें तो बंगाल में वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 73, 74, 72% वोट वहाँ लगातार पड़ता रहा है। इस बार बंगाल के वोट को, बंगाल के मूड को, ट्रेंड को, पब्लिक सेंटिमेंट को आप कैसे रखती हैं? देखिए, बंगाल का जो पॉलिटिक्स है वो कुछ अलग है फ्रॉम अदर स्टेट्स, क्योंकि अगर मैं सुन रही थी आलोक मेहता जी की बातें, और वो कह रहे हैं कि मराठा वोट इन महाराष्ट्र, बंगाल में इस तरह से मराठा वोट या जात पात का वोट होता नहीं है। ये पॉलिटिकल वोट होता है फॉर और अगेंस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी। एक दूसरा है कि कई सालों से, कई इलेक्शंस से, 2014 से खास तौर पे हमने जो देखा है कि इलेक्शन आज के दिन में एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी वर्सेस मुस्लिम माइनॉरिटी, एक पोलराइजेशन का, विभाजन का इलेक्शन भी दिखाई दे रहा है। कैंपेन इस तरह से बन रहा है। संदेश खाली में हम जो देख रहे हैं वो भी काफी हद तक ऐसा ही है। यहाँ बने जो तृणमूल के मसलमैन थे, बाहुबली थे, शेख शाहजहां, वर्सेस महिलाएं जो कि कह रही हैं कि हम पर यौन शोषण हुआ है। तो यहाँ पे एक कम्युनल डिवीजन भी दिखाई दे रहा है।
तो आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो इलेक्शन लड़ी जा रही है वो एक तो है ममता वर्सेस मोदी। ये 2021 साल में भी ममता वर्सेस मोदी थी, आज भी ममता वर्सेस मोदी है। दूसरा, ये जात पात की जो राजनीति है वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन धर्म के आधार पे विभाजन की जो राजनीति है वो बहुत ही। शिखा, तो फिर एक सवाल मेरा है कि अगर धर्म के आधार पर बंगाल की पूरी राजनीति या इस बार का पोल चल रहा है, तो अपर हैंड किसके पास वहां रह सकता है, बीजेपी या टीएमसी? देखिए, ये धर्म की थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, क्योंकि धर्म पे आधार पे पश्चिम बंगाल में वैसे साधारण रूप से इलेक्शंस नहीं लड़ी जाती। यहाँ पे धर्म के आधार पे इलेक्शंस लड़ना बहुत मुश्किल है, आपको मुद्दे कुछ और बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए आप अगर देखें दो चीजें, एक संदेश खाली, एक और इश्यू जिसका आपने जिक्र नहीं किया वो है सीएए और सिटीजनशिप का इश्यू। आप अगर देखें सीएए की इश्यू, संदेश खाली मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, सीएए की इश्यू अगर आप देखें तो सीएए की नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स रिलीज किया जा रहा है कब? इलेक्शन के कुछ दिनों पहले, इलेक्शन अनाउंसमेंट के कुछ दिनों पहले ये सीएए रूल्स नोटिफाई किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने से आपको सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। इश्यू क्या है कि लोग बांग्लादेश से, हिंदू बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो खास तौर पे जिस पर कंसंट्रेशन किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, वो है मतुआ एक ये ठीक है। मैं शिखा ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, ये सारे इश्यूज पब्लिक जानती है। लेट मी जस्ट फिनिश, गिव मी 2 minutes मोर। सीएए का इश्यू जो है वो ये जो हमने विभाजन की राजनीति बात की थी उसमें इसका एक हिस्सा बना है, लेकिन ये सीएए इश्यू शायद जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था भाजपा का कि ये इश्यू बहुत पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। दूसरा है संदेश खाली। संदेश खाली में इश्यू क्या है? संदेश खाली में भाजपा ने जिस महिला ने प्रोटेस्ट किया था, जिस महिला ने मूवमेंट खड़ा कर दिया था, उस महिला को उन्होंने कैंडिडेट बना दिया, रेखा पात्र। मोदी जी उसको ब्रांड करते हैं एज शक्ति स्वरूप, है ना? हाँ, तो लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तब 5 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं कि अपर एज किसके पास रहेगा इस बार, आप कैसे उसको एस्टिमेट करती हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, अपर एज अगर है तो जो रूलिंग पार्टी है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी, आलोक मेहता जी, ये तमाम रैलियां जो हैं हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड रैलियां की हैं। नरेंद्र मोदी उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम हिंदुस्तान, इन जगहों पर जितने ताकतवर हैं, दक्षिण भारत में वो ब्रांड उतना काम करता हुआ सा नहीं रहा। इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा समय साल की शुरुआत में ही दक्षिण भारत में दिया। तिरुवनंतपुरम और तिरुचिरापल्ली की जो रैलियां थीं, रोड शोज थे, वो बेहिसाब भीड़ के साथ थे, एक अलग तरह का संकेत दे रहे हैं। और बीजेपी भी मानती है कि दक्षिण भारत इस बार कुछ करिश्माई नतीजे दे सकता है। ब्रांड मोदी इस बार के चुनाव में दक्षिण भारत में कितना असर दिखा सकता है? देखिए राणा जी, मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को आप केवल आज प्रधानमंत्री के रूप में वो गए वैसा मत मानिए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में जब रहे हैं तब से इन राज्यों में काफी जाते रहे। अब उस समय न सोशल मीडिया उतना चर्चा करता था, न मेन मीडिया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, और दूरगामी लक्ष्य को जो काम करते हैं आप और हम भी, जो काम करते सोचते हैं इसके बाद 10 वर्ष कौन अच्छे लोग तैयार होंगे, कैसे अच्छा काम होगा। मुझे ऐसा लगता है सीटों में उसका फायदा कुछ हो रहा है, चाहे 2 सीट हो, 4 सीट हो, केरल में 2 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तमिलनाडु में 3 सीट आ जाए तो भी बड़ी बात है। लेकिन उतना जो जन समर्थन मिला, जो वहाँ इश्यूज जो उन्होंने उठाए लोगों के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो चाहे डीएमके रही हो, एडीएमके रही है, कितने आरोप
ये सब प्रदेशों में, केरल में तो खुद राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रखा था। तो ऐसी स्थिति में उन सब राज्यों में भी उसका असर मेरा मानना है कि हो रहा है। और अभी में थोड़ा सा, चूंकि हमने वेंकट नारायण साहब, हो सकता है समय भी कम है, यही सवाल मेरा आपसे है जी। पंजाब में भी इसका असर क्या दिखेगा जी? वेंकट नारायण साहब जी, सवाल मेरा यही है कि साउथ इंडिया की समझ आपके पास है बहुत अच्छी। इस बार खास करके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन दोनों स्टेट से, कर्नाटक तक तो बीजेपी का वोट है ही, बहुत उम्मीद है। नरेंद्र मोदी का फैक्टर साउथ में बीजेपी के लिए कितना मददगार साबित होगा? मैं समझता हूं कि ब्रांड मोदी का इम्पैक्ट साउथ में, नॉर्थ में जितना है उतना नहीं होगा, लेकिन पहले से बेहतर होगा इस बार, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जनसेना और चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के साथ मिलके लड़ रहे हैं, और जो भी सीट इनको मिलेंगे और जो भी सीट नायडू को मिलेंगे, जो भी सीट जनसेना को मिलेंगे, ये सब एनडीए में शामिल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि साउथ में, खास करके आंध्र प्रदेश में 10-15 सीट तो मिल ही जाएंगे। और तेलंगाना में पहले शायद 4 सीट मिले थे, इस बार वो लोग 9-10 सीट आशा करते हैं, ठीक है। और कर्नाटका में तो जो भी उनका स्ट्रेंथ है, अब देखना पड़ेगा कि एचडी देवगौड़ा का, लेकिन वहाँ तो इलेक्शन होने के बाद ही वो भाग गए थे, वो तो समस्या नहीं रहा है, लेकिन वहाँ भी बीजेपी का पोजीशन सही रहेगा। और ये लोग आशा कर रहे हैं कि केरला में भी 2-4 सीट मिल सकते हैं। यानी कि इस बार साउथ में पहले से भी ज़्यादा सीट मिल जाएंगे। 4 स्टेट्स मिलके कम से कम 25-30 सीट बीजेपी के तरफ से, और टीडीपी, जनसेना और इनके अलायंस, बीजेपी के अलायंस जी पार्टनर जो है, फायदे में बीजेपी इस बार दक्षिण भारत में रहेगी। कर्नाटक की सीटों को छोड़ दे तो बाकी 4 राज्यों की बात वेंकट नारायण कर रहे हैं। एके झा, अजय, उत्तर भारत में संकट ये रहता है कि बाद में चुनाव जात पर आ ही जाता है, और उसमें बहुत सारी ब्रांडिंग जो होती है वो धूमिल हो जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां जात और धर्म इसकी जकड़बंदियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ये टूटी हैं, नतीजे इस बात की गवाही देते हैं। इस बार फिर से वो धर्म और जाति ज़्यादा दिख रही है। आपको क्या लगता है, इसमें नरेंद्र मोदी फैक्टर थोड़ा डाइल्यूट होगा या फिर उसकी ताकत बनी हुई है? मुझे ऐसा लगता है राणा साहब की बिहार में आज से नहीं, एक लंबे समय से मोदी जी जब से आए हैं बिहार में काफ़ी पॉपुलर रहे। और मोदी जी के साथ जो कास्ट वाला फैक्टर जो बिहार में है, और बिहार यूपी की जो बात हम लोग अभी जो आपने उठाया, ये बात सही है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोदी जी पर यह लागू होता नहीं, और ये जनता को पता है, चूंकि वो खुद ही ओबीसी से आते हैं, और तो वो फैक्टर तो वो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। क्योंकि बिहार में अब चाहे राजद हो या जनता दल यू के बारे में भी यही माना जाता रहा है कि वो वैसे उसको बहुत प्रमोट तो नहीं करती थी, लेकिन उसका जनता दल यू ने इस बात को भी एम्फेसाइज किया कि वो भी उस डायमेंशन को भी आहिस्ते आहिस्ते अंदर खाने लेकर चला जाए, और उसमें उनको काफ़ी सफलता भी मिली। और उस सफलता में जो उन्होंने एक अपना बनाया था कि वो खुल करके उस तरह की बातें नहीं करेंगे, उसका भी उनको फायदा मिला। तो उनका भी एक ब्रांड बिहार में तो जरूर था और है भी, लेकिन मोदी जी का जहां तक ब्रांड है वो अभी भी अक्षुण्ण है 2 वजहों से। एक तो मोदी जी में जो विश्वसनीयता है लोगों की, वो नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में तो है ही है, क्रेडिबिलिटी दिखती है। ये जो भीड़ है, जो लोगों का सैलाब है, उनके लिए लोगों के भीतर क्रेज जो दिखता है वो बना हुआ है। और ट्रस्ट फैक्टर जो मैं कहना चाह रहा था कि उन पर इतना बेहिसाब। अब आलोक जी बस 30 सेकंड मेरे पास है, एक सवाल मेरा है, मैं चाहता हूँ जवाब की। नरेंद्र मोदी का ये जो ट्रस्ट आ गया, ये ट्रस्ट डेफिसिट उस ब्रांड के साथ है या फिर वो ब्रांड जिसका तस बना हुआ है? नरेंद्र मोदी ठीक है जी, वही बना है,
मेरा तो मानना है कि नरेंद्र मोदी का और भी ज्यादा ट्रस्ट बढ़ गया है, क्योंकि 370 अयोध्या और महिलाओं के लिए जो उन्होंने 33% किया, वो 33% अभी लागू नहीं हुआ, लागू हो जाएगा अगले चुनाव तक। और उसके अलावा महिलाओं को देने की जो स्कीम 3 करोड़ लखपति महिलाएं, ठीक है सर, ये जो है, इससे मेरा ऐसा मानना है कि उससे और ज्यादा बढ़ गया है। आप सभी पांचों मेहमानों ने, आलोक जी, वेंकट रमन, अजय कुमार झा, शिखा जी और मयूर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना जो नज़रिया है मेरे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। नरेंद्र मोदी एक फैक्टर हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान की राजनीति में जो चुनाव होते रहे हैं, उन चुनाव में अगर किसी एक नेता के आसपास लोग इतनी ताकत से जमते रहे हैं तो वो शायद दूसरे तीसरे इस देश के नेता हैं। नेहरू, इंदिरा और नरेंद्र मोदी, उस लीग में आप इन्हीं 3 नेताओं को रख सकते हैं। और इस बार के चुनाव नतीजे बताएंगे कि नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना काम करता है, क्योंकि यह चुनाव इस बार न किसी उम्मीदवार के चलते हैं, न पार्टी के चलते हैं, न संगठन के चलते हैं, न प्रचार के चलते हैं। इस बार एनडीए का जो भी नतीजा होगा वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चलते ही होगा। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा